पढ़ा था मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। क्या था मोलिकुलर स्पेक्ट्रा? कि मोलिक्यूल जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो अलग अलग तरह के ट्रांजिशन होते हैं उसके एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एक से दूसरे में जाता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल में, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में। तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी लाइंस का ग्रुप मिलता है जिसे हमने बैंड कहा था, और यही होता है मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। तो आज हम पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप्स के मोलिकुलर स्पेक्ट्रा कौन कौन से हैं। उससे पहले कल हमने पढ़ा था बोर्न ओपनहैमर अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हमने कहा था कि जो रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, हम इसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मुझे मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी चेंज देना है तो किसके इक्वल हो जाएगा वो? डेल ई रोटेशनल, मतलब एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी लेवल में कितना चेंज है? डेल ई वाइब्रेशनल प्लस डेल ई इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। अब अगर मुझे रोटेशनल लेवल में 1 से 2 में जाना है, सक्सेसिव रोटेशनल लेवल में जो एनर्जी चेंजेस होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻23। सक्सेसिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में वैल्यू होती है एनर्जी चेंज की 10⁻⁻21, और इलेक्ट्रॉनिक में होती है 10⁻⁻19। इसके अकॉर्डिंग जो -19 है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराने के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, फिर वाइब्रेशनल के लिए और सबसे कम रोटेशनल के लिए। चलो, अब है टाइप ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रा। हमारे पास है सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रा, मतलब कि मैंने इतनी एनर्जी दी है कि रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस हो जाएं तो मुझे रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। सेकंड है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसमें क्या है, मैंने इतनी एनर्जी दे दी कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो जाए। अब मुझे पता है कि रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए वाइब्रेशनल ट्रांजिशन से कम एनर्जी चाहिए। अगर मैंने इतनी एनर्जी दे दी कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो तो इतनी तो दे ही दी ना कि रोटेशनल भी हो जाए। तो जब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है उसके साथ साथ रोटेशनल लेवल में भी चेंजेस आते हैं, तो स्पेक्ट्रा का नाम है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। फिर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है हमारा रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है रेडिएशन का, इसमें स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन होती है। देन है एनएमआर स्पेक्ट्रा और ईएसआर स्पेक्ट्रा। हमारे सिलेबस में ये पहले 4 हैं। तो पहले पढ़ते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव रीजन में लाई करता है, मतलब इसके लिए मुझे उसके इक्वल फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, उसके इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा, इसकी रेंज क्या है कि ये 1 से 100 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वेव नंबर का के डाटा है, वेव नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है। और एक और ज़रूरी बात कि वो मोलिकुलर रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है। अगर कोई मोलिक्यूल है जैसे H2 हो गया, इसके पास डायपोल मोमेंट नहीं है तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसे IR स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है क्योंकि ये, इसके लिए हमें जो वेव नंबर का डाटा है वो है 500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। अब अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो ट्रांजिशन होता है वो वाइब्रेशनल के साथ साथ रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी होता है, इसीलिए स्पेक्ट्रा का नाम है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो वाइब्रेशन होगी मॉलिक्यूल में उसके कारण डायपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए। अगला है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं और उनके अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें हमें बहुत सारी लाइंस मिलती हैं जो कि वाइब्रेशनल के कारण भी हैं, रोटेशनल के कारण भी हैं। तो ग्रुप ऑफ लाइंस मिलता है जिसे हम बैंड कहते हैं, इसमें हमें बैंड्स मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये विजिबल और यूवी रीजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल और यूवी रीजन में लाई करता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। देन रमन स्पेक्ट्रा, अभी हमने बताया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं है ये। ठीक है। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है रेडिएशन का, इसमें स्कैटरिंग होती है, मतलब फोटोन आया, टकराया और लाइट स्कैटर हो गई, मतलब रेडिएशन निकल गई।
तो ये जो स्पेक्ट्रा है ये विजिबल रीजन में लाई करता है, इसमें स्कैटरिंग होती है इंसिडेंट लाइट की, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अब मेरे मॉलिक्यूल पे लाइट आई, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू नोट है और जो स्कैटर हुई वो न्यू है। अगर न्यू नोट न्यू के इक्वल भी हो सकती है, न्यू नोट न्यू से बड़ी भी हो सकती है और न्यू नोट छोटी भी हो सकती है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, एक है रेले स्कैटरिंग और एक है रमन स्कैटरिंग। अगर जो स्कैटर्ड बीम है मेरी उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट बीम जो मैंने डाली थी उसके बराबर है तो उस स्कैटरिंग का नाम है रेले स्कैटरिंग, और अगर वो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है तो उसका नाम है रमन स्कैटरिंग। वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है उसमें बहुत सारी एटम्स होंगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि हमें कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एटम है उनकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर हैं, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मान लिया मैंने कि एक मॉलिक्यूल है और उसमें n नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो हर एटम की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, नंबर ऑफ एटम n थी, एक की पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए 3 चाहिए तो टोटल हो गया 3n, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3n। अब ये दो कैटेगरी में डिवाइड है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो दो तरह से है, एक है ट्रांसलेशनल मोशन के कारण, दूसरा है मॉलिक्यूल के इंटरनल मोशन के कारण। इंटरनल मोशन में है वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, जो एटम है, एक मॉलिक्यूल है उसमें अलग अलग एटम है, अब वो अलग अलग तो मूव कर नहीं सकती हैं, मॉलिक्यूल एज अ होल मूव करेगा। तो उस मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, एक चाहिए एक्स एक्सिस के अलोंग, एक चाहिए वाई के अलोंग, एक चाहिए जेड के अलोंग, तो टोटल में मुझे 3 चाहिए। तो हर मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। ठीक है, अब बात करते हैं वाइब्रेशनल और रोटेशनल की। पहले करते हैं रोटेशनल की। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2। मान लो ये वाई एक्सिस के अलोंग मैंने अपना एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया, चाहे वो H2 ले लो, N2 ले लो। अब ये अपने से परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है, या तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है या जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 2। पर अगर नॉन लीनियर है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। ठीक है, अब इसी को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, 3n थी। ट्रांसलेशनल उसमें से कितनी आई, 3 आ गई। लीनियर के लिए 2 कितनी होती है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल हो गई 3, रोटेशनल हो गई 2। तो वाइब्रेशनल कैसे निकाल लूँगी, टोटल में से जो कि था 3n, इन दोनों को माइनस कर दिया, मतलब -5। और अगर नॉन लीनियर है तो टोटल में से 3 + 3 को माइनस कर दिया, मतलब 6 को। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपरेटस फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये है हमारा एपरेटस। सबसे पहले इसमें क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट आ रही है, फिर एक स्लिट लगा है, ये स्लिट क्या कर रहा है, हमें फाइन बीम ऑफ रेडिएशन दे रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या लगा, इसमें मोनोक्रोमेटर लगा है जो कि मोनोक्रोमिक लाइट मुझे प्रोवाइड कराएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट। ठीक है, फिर ये हमारा सैंपल सेल है, जिस भी कंपाउंड का मुझे स्पेक्ट्रा देखना है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो इससे जब लाइट पास करेगी तो क्या रखा मैंने, आगे मैंने एक ग्रेटिंग रखी है जो कि एनालाइजर का काम करेगा। ये जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी चेंजेस होंगे उनको ये देखेगा एनालाइजर। फिर ये इन्फॉर्मेशन डिटेक्टर के पास जाएगी और डिटेक्टर क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और फिर रिकॉर्डर है लास्ट में, रिकॉर्डर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिकॉर्ड कर लेगा, एक चार्ट पे प्रिंट दे देगा मुझे चार्ट की फॉर्म में। इस तरह से मैं अपना स्पेक्ट्रा देखती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि हम अपना स्पेक्ट्रा कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हमें कुछ इस तरह से मिलता है अपना स्पेक्ट्रा रिकॉर्डेड फॉर्म में। अब आप इसमें देखोगे कितनी सारी पीक्स हैं इसमें,
तो जो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली पीक है वो तो हमारी होती है सिग्नल के कारण। जो उसके साथ बैकग्राउंड में इतनी सारी पीक्स आ रही हैं इन्हें कहते हैं हम नॉइज़। ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि ये पीक्स आए लेकिन फिर भी ये आ रही हैं, इसीलिए इन्हें नॉइज़ कहते हैं। तो नॉइज़ है क्या? वो सिग्नल जो कि क्यों आ रहा है, या तो हो सकता है कि जो हमने सैंपल लिया था उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और उस इम्प्योरिटी के कारण भी हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं, तो वो सिग्नल्स क्या कंसीडर किए जाएंगे? नॉइज़ की तरह कंसीडर किए जाएंगे। तो नॉइज़ क्या है? वो सिग्नल जो कि कंपोनेंट की इम्प्योरिटी के कारण हमें मिल रहे हैं, या हो सकता है कि जो डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा था उसने हमें कुछ फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मैं अपना जो भी मैंने कंपोनेंट लिया था उसका सिग्नल देखना चाहती हूँ तो उसके सिग्नल की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना नॉइज़ से, वरना तो वो नॉइज़ के साथ मिक्स ही हो जाएगा। उसका सिग्नल और नॉइज़ का सिग्नल अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा सैंपल कौन सा है और नॉइज़ कौन सा है? तो जो इंटेंसिटी है रियल पीक की वो 3 से 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए नॉइज़ से। ठीक है, अब S/N होता क्या है कि जो मेरा एवरेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और नॉइज़ का एम्पलीट्यूड है उनका रेशो है ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसे बढ़ाना चाहती हूँ, जितना ज़्यादा होगा सिग्नल टू नॉइज़ रेशो उतनी आसानी होगी, नॉइज़ उतनी कम रिडक्शन हो जाएगी नॉइज़ में और मुझे एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं किस तरह से बढ़ा सकती हूँ S/N को? या तो मैं हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ कर सकती हूँ, जैसे फ़िल्टर यूज़ कर लिए, या फिर सॉफ्टवेयर टेक्निक FT, ये मैथ में देखा होगा आप लोगों ने। क्या है ये टेक्निक? इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। जो हमारा स्पेक्ट्रा है इसे हम दो तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक कि हम इंटेंसिटी ले लें एक एक्सिस पे और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी ले लें। मतलब इंटेंसिटी को मैंने प्लॉट कर दिया एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को प्लॉट कर दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसने हमें क्या दिया, उसने हमें फॉर्मूला दिया जिससे मैं इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन भी यूज़ हो सकता है और टाइम डोमेन भी यूज़ हो सकता है, लेकिन जब टाइम डोमेन को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा फोरियर ट्रांसफॉर्म ने हमारी स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया है। इससे हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, हम कुछ सेकंड में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं अपना स्पेक्ट्रा। लेकिन जब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज़ कर रही थी तब मुझे कम से कम 10-15 मिनट लग रहे थे, पर अभी मैं कुछ सेकेंड्स में ही ले सकती हूँ अपना स्पेक्ट्रा। टॉपिक है हमारा रिजोल्विंग पावर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आती है हर बार। तो क्या होती है रिजोल्विंग पावर? जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने का एक ज़रिया है रिजोल्विंग पावर। ठीक है, होती क्या है रिजोल्विंग पावर कि मेरे स्पेक्ट्रोमीटर कितना एबल है, जो अगर मेरे स्पेक्ट्रा में बहुत सारी लाइंस आ रही हैं, कुछ लाइंस ऐसी भी होंगी उसमें जो कि इतनी पास थी और इतनी पास होने की वजह से मर्ज हो गई एक दूसरे के अंदर और मुझे अलग से नहीं दिख पाई, पर अगर मैं उन्हें अलग से देखना चाहती हूँ तो मैं कैसे देख सकती हूँ? तो वो डिपेंड करता है रिजोल्विंग पावर पे। रिजोल्विंग पावर क्या है? एबिलिटी है स्पेक्ट्रोमीटर की टू शो सेपरेटली द एडजेसेंट एब्जॉर्प्शन बैंड और क्लोजली लाइंस, जो पास पास लाइंस लाई कर रही हैं उनको दूर दूर दिखाने की एबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन रूल और आज का लास्ट टॉपिक है ये। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिलेक्शन रूल्स, कुछ रूल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि ट्रांजिशन होगा या नहीं, मतलब हर ट्रांजिशन हो नहीं सकता, अलाउड नहीं है हर ट्रांजिशन, तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं ट्रांजिशन पर। तो वो रिस्ट्रिक्शन जो मैंने ट्रांजिशन पे अप्लाई कर रखी हैं उनको हम कहते हैं सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, अब ट्रांजिशन दो तरह से हो सकता है, एक होता है अलाउड ट्रांजिशन, एक होता है फॉरबिडन ट्रांजिशन। अगर ट्रांजिशन इस तरह से हो रहा है कि वो सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, तो उस ट्रांजिशन को कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। और अगर ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल को ओबे नहीं कर रहा है, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए था पर फिर भी हो गया, तो उस ट्रांजिशन को कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, अब सिलेक्शन रूल है क्या? हमारे रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल है कि डेल जे जो है वो +-1 होना चाहिए। अब जे क्या है? जे है रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, और वाइब्रेशनल के लिए क्या होना चाहिए? डेल वी +-1 होना चाहिए। वी क्या है हमारा? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। अगर ट्रांजिशन इन दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा है तो ही वो अलाउड है और अगर नहीं कर रहा है तो वो फॉरबिडन है। फॉर एग्जाम्पल मुझे V0 से V2 में जाना है। ठीक है, तो मेरा डेल वी कितना आ गया? 2 - 0, मतलब 2 आ गया, होना तो +-1 चाहिए था, मतलब ये ट्रांजिशन फॉरबिडन है, अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे जे 0 से J1 में जाना है तो डेल जे कितना आएगा?
1 माइनस 0 यानी कि 1 और प्लस माइनस 1 ही होना चाहिए, तो ये क्या हो गया मेरा अलाउड ट्रांजिशन।